सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के NINH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देखने वाले हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि राजस्थान में रबी की फसल की कटाई का समय, क्या पूछा है, रबी की फसल की कटाई का समय काल रहता है। क्या करोगे, रबी की फसल, रबी की फसल को किस फसल के नाम से जाना जाता है, उनालू के नाम से, और ये बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के माह में, ठीक है। यहाँ पर कटाई का समय पूछा गया है और काटी जाती है ये फसल, तो ये काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। कब काटी जाती है, मार्च और अप्रैल के माह में ये फसल काट ली जाती है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, रबी की फसल, इसे जानते हैं उनालू। ठीक है, क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि उनालू के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, ठीक है। तो उनालू के नाम से जानी जाती है रबी की फसल। और जो रबी की फसल है ये बोई जाती है, ये कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर माह में, अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य में बोई जाती है ये फसल, ठीक है। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती है, जैसे गेहूं हो गया, जो चना, सरसों, इसके अलावा मटर हो गया, मसूर हो गया, अलसी और सूरजमुखी, ये आती है रबी की फसल में। कौन कौन सी फसल है, जैसे गेहूं, इसके अलावा जौ, इसके अलावा चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी और सूरजमुखी, ये कौन सी फसल है, सारी फसल है ये रबी की फसल, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे सी ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो आंसर है वो फटाफट आने चाहिए, ठीक है। बताइए कि बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है। बरखान क्या है, ये बरखान, पहले तो ये जानना आवश्यक है कि बरखान क्या होते हैं। बरखान है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, और इनकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार, इस टाइप से, ठीक है। इसे कहते हैं बरखान। और जो ये बरखान है ये बालू का स्तूप है, तो कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने, कौन से भौतिक प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है कौन से जिलों में। ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान पूर्वक। क्या पूछा है, राजस्थान में ड्यून ट्रैक्ट मुक्त पाया जाता है, यानी बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त पाया जाता है, कहां पर, कौन से जिलों में। तो ये पाया जाता है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कि ड्यून ट्रैक्ट मुक्त यानी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र ये पाया जाता है जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और पोखरण जिलों में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छप सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। भाई राजस्थान को दो भागों में विभक्त करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा है शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में जो विभक्त करती है वह है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो देख लेते हैं इसे नक्शे के हिसाब से, है ना, नक्शे के हिसाब से समझ में आएगा आपको कि राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है। तो ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर रही है, ठीक है। और शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल है और ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इन दोनों को दो भागों में विभक्त करती है कौन सी समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है
50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, और शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, जलवायु प्रदेश जिले को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको जलवायु दे दी गई है और क्या दिया गया है, जिलों के नाम दे दिए गए हैं। अब सुमेलित कीजिए, आप इसे फटाफट सुमेलित करो कि जो शुष्क जलवायु है ये कौन से जिले में पाई जाती है। शुष्क जलवायु तो आप सभी जानते हैं, जो शुष्क जलवायु है ये पाती है जैसलमेर में, और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाएगी चूरू जिले में, 3 और 4। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु कहाँ पर पाई जाएगी, अलवर में, और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है झालावाड़ में। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन। शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में। ठीक है, और अर्ध शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाएगी, चूरू जिले में, उप आर्द्र जलवायु अलवर जिले में, और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है झालावाड़ जिले में। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, क्या करोगे, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर और फलोदी जिला। अर्ध शुष्क जलवायु में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, इसके अलावा डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर। ठीक है, या फिर उप आर्द्र जलवायु भी पूछा जा सकता है कि उप आर्द्र जलवायु में कौन कौन से जिले आते हैं, तो कोटपुतली, बहरौड़, खेरतल, तिजारा, इसके अलावा अलवर हो गया, अजमेर, ब्यावर, और इसके अलावा हो गया कौन सा जिला, पाली और सिरोही, उप आर्द्र जलवायु में। ठीक है, आर्द्र जलवायु का पूछा जाए तो उसमें आते हैं राजस्थान के पूर्वी जिले जैसे कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, या फिर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के 12, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर जिला आता है। ठीक है, नक्शे के हिसाब से और समझ लीजिए इसे कि सामान्य रूप से जो जलवायु है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। राजस्थान की जो जलवायु है वह सामान्य रूप से 5 भागों में बांटी गई है। कैसे बांटी गई है देख लेते हैं। एक तो बांटा गया है शुष्क जलवायु, राजस्थान को बांटा गया है एक तो शुष्क जलवायु में, इसके अलावा बांटा गया है अर्ध शुष्क जलवायु में, इसके अलावा बांटा गया है उप आर्द्र जलवायु में। ठीक है, और इसके अलावा बांटा गया है आर्द्र जलवायु में और अति आर्द्र जलवायु में। ये शुष्क जलवायु है, इसके अलावा ये अर्ध शुष्क जलवायु हो गई, और ये हो गई उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु, और ये हो गई आर्द्र जलवायु, और यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर जिला दे दिया गया आपको 12, झालावाड़, या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, ये तो आते हैं अति आर्द्र जलवायु में। ठीक है, या फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये आते हैं आर्द्र जलवायु में। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस प्रकार से देखो। ठीक है, उप आर्द्र जलवायु में कौन से जिले आते हैं, जैसे कि अलवर हो गया, कोटपुतली, बहरौड़ हो गया, खेरतल, तिजारा हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर, ब्यावर, या फिर पाली, या फिर सिरोही। ठीक है, और अर्ध शुष्क जलवायु में कौन से जिले आते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर, जालौर। और शुष्क जलवायु प्रदेश में जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी जिला। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए भाई कि राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब बताइए आप, अभी आपको मैंने समझाया था। अब बताइए कि उप आर्द्र जलवायु के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से जिले में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब तो कर दोगे राइट आप। उप आर्द्र जलवायु क्या पूछ रहा है, उप आर्द्र जलवायु पूछा गया है कि उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो अभी बताया था मैंने आपको कौन से जिलों में पाई जाएगी उप आर्द्र, जयपुर, इसके अलावा अजमेर, अलवर, या फिर कोटपुतली, बहरौड़, खेरतल, तिजारा, इन जिलों में पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में तो रखना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य रूप से जो राजस्थान की जलवायु है उसे 5 भागों में बांटा गया है और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कि किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। चंबल जो नदी है ये राजस्थान राज्य में कहाँ से प्रवेश करती है। ये तो आप सभी जानते हैं, जो चंबल नदी है
इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल बताइए इसका कहाँ से होता है? जाना पाओ की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। जाना पाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। लेकिन राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? जो चंबल नदी है ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में, और इसे जाना जाता है किस नाम से? राजस्थान की कामधेनु। ये कहलाती है राजस्थान की कामधेनु, चंबल नदी। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बना कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई है आपसे, क्या करोगे? जयसंबंध। जो जयसंबंध झील है ये कौन से जिले में है बताइए? कहाँ पर है जयसंबंध झील? कहाँ पर है? उदयपुर में नहीं है। कौन से जिले में है? सलूम्बर में। ठीक है, जयसंबंध झील ये कहाँ पर है? सलूम्बर। और जो जयसंबंध झील है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह द्वारा। और जयसंबंध जो झील है इसे अन्य किस नाम से और जानते हैं? ढेबर झील के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ढेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो जयसंबंध झील, जिसका निर्माण महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है? ये मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील या फिर कृत्रिम झील है जयसंबंध झील। और जयसंबंध झील पर कुल कितने टापू हैं? 7 टापू। कुल टापू भी पूछे जा सकते हैं। कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ठीक है, सबसे बड़ा टापू पूछा जा सकता है वो है बाबा का भांगड़ा। कौन सा? बाबा का भांगड़ा। या फिर सबसे छोटा टापू, सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। रट लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जयसंबंध कैसी झील है? मीठे पानी की झील। जबकि जो पिछोला झील है ये कहाँ पर है बताइए? ये पिछोला झील है ये कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं उदयपुर में है। और इसका जो निर्माण है वे पीछू नामक बंजारी द्वारा करवाया गया था। और फतेह सागर झील ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह द्वारा। लेकिन फिर पुनः निर्माण करवाया था इसका महाराणा फतेह सिंह ने। ठीक है, राजसंबंध जो झील है ये कहाँ पर है? राजसंबंध में है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। पूछा जा सकता है कि राजसंबंध झील का निर्माता है, किसने करवाया निर्माण? तो राज सिंह द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी शॉल समूह की मृदा मिलती है? ये जो टॉपिक है मिट्टी वाला या फिर जलवायु वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर छपेगा। बताइए कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी शॉल समूह की मृदा मिलती है? जो एंटी शॉल्स मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। जो मिट्टियों का आधुनिक वर्गीकरण है वे 5 प्रकार से किया गया है। ठीक है, और मिट्टियों के 5 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं प्रकार? एंटी शॉल्स एक तो बताया गया है एंटी शॉल्स, दूसरा प्रकार बताया गया है एरिडी शॉल्स। एरिडी शॉल्स, इसके अलावा अल्फी शॉल्स। कौन सा प्रकार? अल्फी शॉल्स। ठीक है, इसके अलावा इनसेप्टी शॉल्स, इनसेप्टी शॉल्स। और 5वां प्रकार है वर्टी शॉल्स। ठीक है, तो अब ये रट लीजिए आप कि जो एंटी शॉल्स मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान।
कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जबकि जो एरिडिशोल्स मिट्टी है ये पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल। कहाँ पर पाई जाती है? अर्धशुष्क मरुस्थल और बांगर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में पाई जाती है एरिडिशोल्स मृदा। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अल्पिशोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। इसमें आपको क्या समस्या आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए? और जो इनसेप्टिशोल्स मिट्टी है ये पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, और वर्टिसोल्स मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। वहां पर आपको जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। क्या पूछा है? एंटीशोल्स समूह की मृदा मिलती है। नेक्स्ट, कि राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। उत्खात भूमि, और उत्खात भूमि को ही किस अन्य नाम से जाना जाता है? बीहड़ भूमि। और ये बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि क्या है? कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन युक्त भूमि। और इसका जो विस्तार है वे कहाँ पर है? अगर बात की जाए कि बेड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार है वे कौन से जिले में है? धौलपुर में। तो देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है डी ऑप्शन राइट आंसर। कि बेड़ भूमि किसे कहते हैं? कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन युक्त भूमि। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ पर है? सर्वाधिक धौलपुर जिले में। ठीक है, या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए भाई कि लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो पहले तो आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। ठीक है, क्या करने वाले हैं? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो महाराजा राय सिंह है इनके द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जिन्हें कहा जाता है राजपुताने का कर्ण। ठीक है, या फिर राजेंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, और कौन से जो राजेंद्र की उपाधि है वे कौन से ग्रंथ में दी गई है? तो कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम ग्रंथ में दी गई है न राजेंद्र की उपाधि। तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है? वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? मंदिर से। और मंदिरों की आप बताइए कौन कौन सी शैली होती है? एक तो होती है मंदिरों की गुर्जर प्रतिहार शैली। कौन सी होती है? गुर्जर प्रतिहार शैली। और जो गुर्जर प्रतिहार शैली होती है इसमें कौन कौन से मंदिर हैं? मंदिरों के नाम बताइए जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। एक तो है कौन सा? ओसिया के हरिहर मंदिर। ओसिया के हरिहर मंदिर ये कौन सी शैली में बने हुए? गुर्जर प्रतिहार। दूसरा है हर्षत माता का मंदिर। हर्षत माता मंदिर आबानेरी दौसा। ठीक है, तीसरा किराड़ू का मंदिर। किराड़ू का मंदिर। इसके अलावा और बताइए कालिका माता का मंदिर। कालिका माता मंदिर या फिर नकटी माता का मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर? नकटी माता का मंदिर। इसके अलावा और बताइए और कौन सा करोगे? दधी माता का मंदिर। ठीक है, दधीमती माता मंदिर। ये जो सारे मंदिर हैं ये कौन सी शैली में बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भूमिज शैली में कौन सा मंदिर निर्मित है बताइए। अगर यहाँ पर मैं आपको शैली दे दूं कि भूमिज शैली, शैली का नाम दे दिया जाए कि भूमिज शैली में कौन सा मंदिर निर्मित है या फिर भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो वो है सेवाड़ी जैन मंदिर। कौन सा है? शेवाड़ी जैन मंदिर। और ये सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। या फिर पूछा जा सकता है, एक और शैली पूछी जा सकती है आपसे, द्रविड़ शैली। ये द्रविड़ शैली में कौन सा मंदिर निर्मित है? राजस्थान में। यहाँ से ये क्वेश्चन छप सकता है। द्रविड़ शैली,
इसमें कौन सा मंदिर बना हुआ है द्रविड़ शैली में? तो तिरुपति। कौन सा मंदिर? तिरुपति बालाजी मंदिर, सुजानगढ़ चूरू। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ चूरू, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। तो इस प्रकार से शैलियां भी आपको दी जा सकती है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली, या फिर पूछा जा सकता है भूमि शैली का मंदिर, या फिर द्रविड़ शैली का मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा, पूछा गया है कि वेदिका, अमालक या फिर शिखर किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मंदिर से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित बारडोली के मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे? थोड़ा सा यहाँ पर आप चेंज कर लो। बारडोली के शिव मंदिर, किसके बारे में पूछ रहा है? ये शिव मंदिर के बारे में। बारडोली के शिव मंदिर को, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है? जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है इसका श्रेय, और 1821 में लाए थे ये। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है इतिहास का जनक या फिर घोड़े वाले बाबा, और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इनके द्वारा ही किया गया था 1829 में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से कि प्रथम तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? प्रथम तिथि युक्त मंदिर, नाम बताइए मंदिर का कौन सा है? प्रथम तिथि युक्त मंदिर का नाम बताइए फटाफट। शीतलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? शीतलेश्वर। और ये शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है। और इसकी जो तिथि है, शीतलेश्वर जो मंदिर है, इसकी तिथि बताइए आप मुझे, क्या तिथि है इसकी? क्या तिथि है? 689 ईस्वी। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रथम तिथि युक्त मंदिर है शीतलेश्वर मंदिर, जिसकी तिथि है 689 ईस्वी। या फिर शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में। और झालावाड़ को कहा जाता है घंटियों का शहर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में लगता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बार बार। बताइए क्या करोगे? पुष्कर का मेला। ये पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। पुष्कर अजमेर में लगता है, लेकिन कब लगता है? कार्तिक माह में, यानी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला। और कार्तिक पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? त्रिपुर पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बताइए भाई, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? चौथ माता ये कौन से समाज या फिर जाति की कुल देवी है? तो ये है कंजरों की कुल देवी। राइट आंसर बी ऑप्शन। या फिर जो सांसी जनजाति है, ये सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? भरतपुर जिले में। और सांसी जो जनजाति है, इसकी दो शाखा होती है, एक का नाम होता है बीजा और दूसरा का नाम होता है माला। ठीक है, सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। जबकि जो भील जनजाति है, आप सभी जानते हैं, ये उदयपुर में निवास करती है सर्वाधिक। और मीणा जनजाति ये निवास करती है सर्वाधिक जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्या पूछा है कि राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है कौन सा? राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है कौन सा? घूमर। राइट आंसर बी ऑप्शन। ये जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य ये कौन से क्षेत्र का नृत्य है? मारवाड़ क्षेत्र का। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है घूमर। या फिर जो घूमर नृत्य अकादमी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। या फिर इसे क्या कहा जाता है? लोक नृत्यों की आत्मा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? या फिर नृत्यों का सिरमौर कहलाता है, या फिर नृत्यों का सिरमौर
वो कहलाता है घूमर नृत्य। ठीक है, स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला विशेष नृत्य है घूमर। ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य है ये, राज्य नृत्य। और घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। जबकि जो गैर नृत्य है ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। ये गैर जो नृत्य है ये भीलों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो घूमर नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। जो कठपुतली जो नृत्य है ये नट जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, और भवाई जो नृत्य है भवाई जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी आपके टाइम को है जो कि वेस्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पढ़ाना है वही पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बताइए, कोटा राज्य का संस्थापक था कौन? कोटा राज्य का संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या करने वाले हैं? कोटा राज्य का संस्थापक था कौन? माधो सिंह। और जो ये माधो सिंह था, इसको जो कोटा रियासत है वे किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोटा रियासत है वे माधो सिंह को निम्न में से किसके द्वारा दी गई? तो शाहजहां द्वारा। शाहजहां ने कोटा रियासत माधो सिंह को दी। किसे दी थी? माधो सिंह को दी थी। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? श्रीमती किशोरी देवी, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से रहा है? तो सीकर किसान आंदोलन से। ठीक है, या फिर जो श्रीमती किशोरी देवी है इनके द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया था सीकर में? कटराथल महिला आंदोलन। और ये कब किया गया था भाई? कटराथल महिला जो आंदोलन है ये कब किया गया था? 25 अप्रैल। कब किया गया था? 25 अप्रैल 1934। और इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया यानी महिलाओं का सबसे बड़ा ये आंदोलन था। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किशोरी देवी के द्वारा किया गया था। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कटराथल महिला आंदोलन कौन सी तिथि को हुआ था? तो 25 अप्रैल 1934 को, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया और जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती किशोरी देवी के द्वारा। नेक्स्ट बताइए भाई, नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना कांड के समय अलवर के शासक का नाम आपसे पूछा गया है, कौन था अलवर का शासक? नीमूचना जो कांड है इसका संबंध है अलवर रियासत से। और नीमूचना कांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। उस समय जो अलवर के शासक थे वे कौन थे? महाराजा जैसे। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये और बच रहा है। बताइए कि 1944 में नीम का थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था। मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष पूछा है। ध्यान देने वाली बात यह है, क्या पूछा है? मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था कौन था? बंशीधर शर्मा। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। या फिर पूछा जा सकता है मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ पे कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933 में। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? सन 1933 में। या फिर है जो कि जरायम पेशा, ये जो जरायम पेशा है इसका जो संबंध है वो कौन सी जाति से है? मीणा जनजाति से। ठीक है, और इसे समाप्त किया गया था। जरायम पेशा जो कानून है इसे कब समाप्त किया गया? बताइए क्या करोगे कि जरायम पेशा जो कानून है इसे समाप्त कब किया गया? 1952 में। कब समाप्त कर दिया गया था? 1952 में इसे समाप्त किया गया।
ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।